Welcome student. Now we have to discuss about the next chapter, that is the respiration. Okay. So in previous lecture we already discussed about the what is photosynthesis. In case of a photosynthesis we preparing a food or plants preparing a food. But in the next chapter, that is the respiration, what happen in case of a respiration, जो भी food prepare किया है plants ने, that food will be utilized in a next chapter, that is the respiration. Okay. तो both the process are reversible or opposite to each other. दोनों भी प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर अपोजिट टू ईच अदर. ओके, आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो सिंथेसाइज होता है, फूड सिंथेसाइज होता है, बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड देन रिलीज ऑफ एनर्जी. ओके, तो ये अपोजिट प्रोसेस है. एंड देन रेस्पिरेशन में आपको पता है कि जो भी फूड या फिर जो भी ग्लूकोज आया है उसको हमको यूटिलाइज करना है स्टेप वाइज मैनर में. ओके, जो भी ग्लूकोज बनाया है प्लांट्स ने, दैट विल बी यूटिलाइज इन अ स्टेप वाइज मैनर एंड प्रोवाइड फॉर अ डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन. वो रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन. ओके, नाउ रेस्पिरेशन डिस्कस करने के टाइम आपको पता होना चाहिए कि वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी. हमें इससे पहले भी पता है कि हम एटीपी को एज अ करेंसी ऑफ एनर्जी कंसिडर करते हैं. एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी. Why it is called as a currency of energy? Because in ATP it is the chemical form of energy which is provide for a different metabolic activity. Different metabolic activity को carry out करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो है ATP, उसे प्रोवाइड करता है. आपको पता है कि ATP का जो स्ट्रक्चर वह कैसे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक है एडेनाइन. ओके, जहां पे सिर्फ आपको क्या दिखेगा, देयर इज नो एडिशन ऑफ राइबोज शुगर. जहां पे राइबोज शुगर प्रेजेंट नहीं रहेगा, ओके, तो हम उसे एडेनाइन बोलेंगे. लेकिन जब फॉस्फेट के साथ में राइबोज शुगर ऐड हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज एडेनोसाइन. उसे हम फिर बोलेंगे हम उसे एडेनोसाइन. जब उसे राइबोज शुगर उसमें ऐड हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड एज एडेनोसाइन. देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 3 फॉस्फेट बॉन्ड. वहां पे 3 फॉस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है. यहाँ पे पी एंड देन पी, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, सो 3 फॉस्फेट बॉन्ड, ट्राइफॉस्फेट बोल रहे हैं हमें. यहाँ पे लो एनर्जी रहती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई एनर्जी रहती है. तो जो भी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैरी आउट होगी उसके लिए ये बॉन्ड ब्रेक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो सेकेंड एंड थर्ड में जो बॉन्ड रहता है वो बॉन्ड ब्रेक होता है, और वो बॉन्ड ब्रेक होके क्या हो जाएगा, वहां पे एनर्जी ब्रेक होगी और एनर्जी रिलीज होगी फॉर अ डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ओके, तो ये सब चीजें कैरी आउट होती है एटीपी में, और एटीपी ये सब काम करता है. ओके, तो एटीपी का जो स्ट्रक्चर बनेगा कभी कभी उसे हम एएमपी या फिर AB, दैट इज एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट. ओके, देन ADP, एडेनाइन डाइफॉस्फेट, देन ATP, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके, तो ये एनर्जी की 3 फॉर्म है, जहां पे 1 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, जहां पे 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहे हैं, जहां पे 3 फॉस्फेट ग्रुप. तो जितने नंबर्स ऑफ फॉस्फेट ग्रुप वहां पे ऐड हो गए उतना ज्यादा उसका नंबर बढ़ेगा. तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो एनर्जी यूज होती है वो रहती है एटीपी के फॉर्म में फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ओके, देन रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेशन कहाँ पे कैरी आउट होता है, एक पर्टिकुलर जगह है. जैसे हमने डिस्कस की थी कि फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली कैरी आउट इन अ क्लोरोप्लास्ट. ओके, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे कैरी आउट होती है, क्लोरोप्लास्ट में कैरी आउट होती है. बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन इट इज कैरी आउट इन अ माइटोकॉन्ड्रिया. वो कहाँ कैरी आउट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में. अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आया तो आपको आंखें बंद करके ये चीज पता होनी चाहिए कि ऑलवेज एंड ऑलवेज फोटोसिंथेसिस ऑकर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड ऑलवेज रेस्पिरेशन ऑकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन वो हो गए माइटोकॉन्ड्रिया. देन उसके बाद में आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है. ओके, डबल लेयर स्ट्रक्चर है. देन आउटर जो इनर जो वॉल रहती है वो बहुत ज्यादा वेरी वॉल रहती है. ये आपने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर बोर्ड डिटेल में इन स्टेट बोर्ड. ओके, तो यही स्ट्रक्चर आपको डिटेल आपको इसका पता होना चाहिए कि विच पोर्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज ऑकर. ओके, तो जो आउटर मेम्ब्रेन हो गई आपको पता है, दिस इज द स्मूथ रहती है, टफ रहती है आउटर मेम्ब्रेन. देन ये जो रहती है सेकेंड वन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और इनके बीच में जो स्पेस है इनर और आउटर के बीच में वो है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, उसे क्या बोलेंगे हम, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो इनर और आउटर वॉल के बीच में प्रेजेंट रहती है। ओके, तो ये चीजें भी हमें इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे जो पोर्शन प्रेजेंट है, यहाँ पे छोटे जो आउटलाइन, जो वेवी आउटलाइन फॉर्मेशन हुई, इसे हम क्रिस्टी बोलेंगे। इट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टी। ओके, इस क्रिस्टी पे यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज F1 पार्टिकल, और इट इज अगेन कॉल्ड एज अ ऑक्सीजोम, उसे हम ऑक्सीजोम भी बोलते हैं। ओके, दैट F1 पार्टिकल डिवाइड्स इनटू हेड, टेल एंड बेस, सॉरी हेड, स्टॉक एंड बेस, ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। वो ऐसे एक्चुअली ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। ओके, हेड, स्टॉक एंड बेस, ऐसे 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। देन इनर साइड जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रहता है, मोस्ट ऑफ द जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस रहती है वो कैरी आउट होने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे आपको सर्कुलर डीएनए मिलेगा, देन 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे, और डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो दीज डिफरेंट एंजाइम्स आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वो सबके सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू अ रेस्पिरेशन। ओके, सो अब यहाँ पे जो भी प्रोसेस कैरी आउट होगी वो ये पूरी माइटोकॉन्ड्रिया में कैरी आउट होगी, जो हमें डिटेल में स्टडी करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, देन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस किसे बोल रहे हैं, व्हाट इज क्रिस्टी, क्रिस्टी डिवाइड्स, क्रिस्टी इज अगेन कॉल्ड एज F1 पार्टिकल इन ऑक्सीजोम्स, देन F1 पार्टिकल डिवाइड्स इनटू हेड, स्टॉक एंड बेस। ओके, देन जहां पे हेड का पोर्शन है, यहाँ पे इन दैट हेड पोर्शन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट होगी इनसाइड द हेड। ओके, तो ये सिंथेसिस ऑफ एटीपी का, और मोस्ट ऑफ द एटीपी 90% ऑफ एटीपी सिंथेसाइज इनसाइड द F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम। सो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी, इसीलिए उसे पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ओके, देन ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। देन आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन अगर करनी है तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। रेस्पिरेशन डिवाइड्स इनटू 2 टाइप्स of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay, aerobic respiration and anaerobic respiration, 2 पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पे, aerobic respiration and anaerobic respiration. What about aerobic respiration? Aerobic respiration का जो है वो in the presence of oxygen होता है। aerobic जो respiration है which is occur इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन के जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसके बाय प्रोडक्ट होंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये प्रोसेस कैरी आउट होगी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन के एज अ बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होती है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, देन एसिटाल्डिहाइड, ओके, अगेन इथिल अल्कोहल। दीज आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमें डिटेल में ये दोनों भी प्रोसेस स्टडी होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एरोबिक और एनारोबिक के इसमें दोनों भी इसमें कॉमन एक प्रोसेस है, वो ग्लाइकोलिसिस। दिस इज द कॉमन प्रोसेस विच इज यूज फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए एक कॉमन पाथवे यहाँ पे यूज हुआ है, और जिसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस, जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में भी प्रेजेंट रहता है। ओके, अब ऑब्वियसली एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंट रहेगी तो फर्स्ट प्रोसेस में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, फर्स्ट स्टेप में भी अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एनारोबिक में तो फिर ग्लाइकोलिसिस नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन जहां पे स्टेप की बात है एरोबिक रेस्पिरेशन में या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सो ये ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे, इट इज द कॉमन पाथवे इन बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें स्टार्ट, और एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको फिर से इसके बाद में क्या डिस्कस करना है, इसमें ग्लाइकोलिसिस है, देन
क्रेब साइकिल है, देन इसके बाद में क्या होगा यहाँ पे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, सो ये हो गया एरोबिक एंड एनारोबिक। देन वी हैव टू स्टार्ट विद glycolysis. We have to start with the glycolysis. Now glycolysis. Glycolysis का मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ शुगर या फिर ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में उसका ब्रेकडाउन होना, उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो ऑकर होती है इनसाइड दी साइटोसॉल, जिसे हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ कैरी आउट होगी? वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगी। Glycolysis, it is the common pathway between the aerobic and anaerobic respiration. So it is occur in the cytosol, या फिर जिसे हम साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ये सारी प्रोसेस कैरी आउट होगी ग्लाइकोलिसिस की। नाउ हमें ग्लाइकोलिसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है प्रिपरेटरी फेज एंड क्लीवेज और दूसरी है पे ऑफ फेज। ओके, तो 2 फेज में इसको डिवाइड किया है। देखो, सबसे पहले क्या है कि ग्लूकोज जो बना है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, आपने केल्विन साइकिल को देखा होगा, तो केल्विन साइकिल का उल्टा है ग्लाइकोलिसिस। ओके, वहां पे बनता है, यहाँ पे उल्टा चलता है। ओके, तो सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा, जहां पे ग्लूकोज से नीचे होते चले जाओ, कहाँ तक? जब तक के ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता नहीं, वहां तक के आपको जाना है। और ये वहां तक के साइकिल सिमिलर है। रीजनरेशन छोड़ दो, रिडक्शन और कार्बोक्सिलेशन जहां पे आएगा, ये पूरी साइकिल वहां तक जाएगी। ओके, देन ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है और 1 मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल बना है। आपको पता है कि केल्विन साइकिल के 6 टर्न लगते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। अब जो ग्लूकोज बना है, हमें रिक्वायर्ड है एनर्जी की, तो हमें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के थ्रू उसका ब्रेक डाउन होगा और बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट in the presence of enzyme hexokinase, in the presence of enzyme hexokinase। और ये होते टाइम यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक एनर्जी यूटिलाइज होगी, मतलब जो एटीपी बना है ऑलरेडी वो ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रोसेस के लिए वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एटीपी ब्रेक डाउन होकर एडीपी बनेगा। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू अ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, और ये भी 6 कार्बन है और 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, अब सेकेंडली क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, सो इट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ओके, देन फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ये भी एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस है, यहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। सो यहाँ पे भी एटीपी ब्रेक होके एटीपी ब्रेक होता है, एडीपी रिलीज होता है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। तो इसे हमने नाम दिया है एंजाइम जो प्रेजेंस रहता है यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। कौन सा है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। देन जहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना है, यहाँ तक की ये जो प्रोसेस है, इसे ये हो गया पहला फेज, दिस इज द फर्स्ट फेज। ओके, यहाँ फर्स्ट फेज में क्या होगा कि फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 1 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate and 1 molecule of dihydroxyacetone phosphate। ये जो 6 कार्बन थे अब डिवाइड हो चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। अब जो 6 कार्बन थे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, 3 कार्बन यहाँ पे और 3 कार्बन यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बना है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate है और यहाँ पे जो बना है वो है डायहाइड्रोक्सीएसीटोन। ओके, डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। तो यहाँ तक के जो फेजेस आ गए, ये फर्स्ट पार्ट है ग्लाइकोलिसिस का। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम, यहाँ से आगे देखो, यहाँ से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate का जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन है और 1 मॉलिक्यूल है। तो ये यहाँ का कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल्स में, इट कन्वर्ट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate जो 1 मॉलिक्यूल था वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, उसके 2 मॉलिक्यूल बन गए।
नाउ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है अगेन अंडरगोज अ प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। कौन सी प्रोसेस है? कौन सा एंजाइम है? ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। इसके प्रेजेंस में जो ट्वाइस NAD है वो वहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, मतलब सॉरी रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, मतलब ट्वाइस NADH यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। नाउ अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू 1,3-डाइफॉस्फो या फिर उसे हम बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे हर जगह पे आपको 3 कार्बन और 2 मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। नाउ अब यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फेट फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ से फिर से यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, then 3-phosphoglycerate converts into a 2-phosphoglycerate in the presence of phosphoglycerate mutase. Okay, then जो सेकेंड स्टेप है, देखो यहाँ पे 7th और 10th नंबर के स्टेप पे, 7th और 10th नंबर के स्टेप पे यहाँ पे भी 2 ATP फॉर्मेशन हुए हैं, यहाँ पे भी 2 ATP फॉर्मेशन हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पे एक ATP और एक ATP यहाँ पे, मतलब 2 ATP यूटिलाइज हुए, ध्यान में रखना, फर्स्ट और थर्ड में यूटिलाइज हुए और 7th और 10th में सिंथेसाइज हुए। ओके, सो देन यहाँ पे अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्शन 2-फॉस्फोग्लिसरेट में हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस प्रेजेंस। ओके, देन 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट्स इनटू अ 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। किसमें कन्वर्शन हुआ है? 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। नाउ अब क्या होगा कि 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू अ फाइनली पायरुविक एसिड। ओके, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है और यहाँ पे ध्यान में रखना यहाँ पे भी 10th स्टेप है, मतलब 2 ATP यहाँ पे बनेंगे और जहाँ पे ATP बन रहे हैं वहां पे Mg मॉलिक्यूल, Mg डाइपॉजिटिव मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, यूज कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। अब फाइनली जो बना है वो पायरुविक एसिड और 3 कार्बन कंपाउंड और 2 मॉलिक्यूल्स बने पायरुविक एसिड के। ओके, तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके, उसका ब्रेकडाउन होके क्या बना है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड इट इज ऑकर इनसाइड दी साइटोप्लाज्म। पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑकर इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में, या फिर उसे हम साइटोसॉल भी बोलते हैं। ओके, दोनों भी नाम आपको पता होने चाहिए। देखो ध्यान में रखो, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, उसका कन्वर्शन होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का कन्वर्शन अगेन फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट का कन्वर्शन जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था और 6 कार्बन मॉलिक्यूल होके 1 मॉलिक्यूल था, तो वो डिवाइड हो चुका है, क्लीवेज हुआ है वहां पे, तो क्या फॉर्मेशन हुआ? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमें आगे बढ़ना है यहाँ से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो 1 मॉलिक्यूल, तो वो ब्रेक होके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, वहां पे 3-ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट लेकिन 2 मॉलिक्यूल है। लेकिन देन 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 1,3 बाय बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट। ओके, देन 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्शन होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ध्यान में रखना, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है उसका कन्वर्शन 2-फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना है उसका कन्वर्शन 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंड देन 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का कन्वर्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। 7th और 10th स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जो 6 नंबर की जो पोजीशन है यहाँ पे डिहाइड्रोजन की प्रोसेस हुई है, मतलब ट्वाइस NAD कन्वर्ट्स इनटू ट्वाइस NADH। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे ATP यूटिलाइज हो रहा है, एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 2 बने और यहाँ पे 4 बने, लेकिन 4 में से 2 तो यूज हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो टोटल जो नेट गेन है ये रहेगा 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो साइकिल है हमारी वो है क्रेब्स साइकिल, जहाँ पे इस क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिल साइकिल भी बोला जाता है। ओके, जो ग्लाइकोलिसिस हमने स्टडी की थी, वो ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। आप लोगों को पता है कि एमडेन
मेयरहोफ एंड पार्नस, ये साइंटिस्ट ने उसको ग्लूकोज का वे फाइंड आउट किया था, ब्रेक डाउन का, जो किस तरीके से उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, तो वो जो फाइंड आउट किया था वो थे एम्डेन, मेयरहोफ एंड पार्नस। तो दैट ग्लाइकोलिसिस अगेन इज कॉल्ड एज EMP। इसे हम क्या बोल रहे हैं, क्रेब्स साइकिल को, इट इज अगेन कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज ए बाय प्रोडक्ट पहला सिट्रिक एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक इसे इसलिए क्यों कि 3 बार ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, सो इट इज कॉल्ड एज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं कि 1937 में ये जो ग्लाइकोलिसिस के बाद का जो पाथवे है, जो ब्रेकडाउन है सब्सटेंसेस का, ये फाइंड आउट किया था सर हंस क्रेब ने। तो इन 1937 उनके नाम पे ये साइकिल को नाम दिया है क्रेब साइकिल। ओके, बिफोर गोइंग टू अ क्रेब साइकिल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज एसिटिलेशन। आपने देखा है कि पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होते हैं पायरुविक एसिड के। वो जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन 2 मॉलिक्यूल्स में पायरुविक एसिड के डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है, जहां पे ट्वाइस NAD से फॉर्मेशन होता है, ट्वाइस NADH, और कोएंजाइम ग्रुप ऐड होता है, क्योंकि पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और जब क्रेब साइकिल में उसे एंटर होना रहता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता 3 कार्बन मॉलिक्यूल को, तो वहां पे एक कार्बन मॉलिक्यूल को रिलीज करना पड़ता है। तो उस टाइम वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, डिहाइड्रोजनेशन हम उसे बोलते हैं, और वहां पे जो फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है उसके बाद में वो एसिटिल कोएंजाइम A है, जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल रहता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है उसके साथ में यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि ये देखा है मैंने एसिटिलेशन, इस प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A ग्रुप फ्रॉम पायरुविक एसिड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिटिलेशन। ओके, नाउ अब ये यहाँ पे शो करना पड़ता है आपको, क्योंकि ये प्रोसेस हो रही है, कैरी आउट हो रही है इनसाइड दी साइटोसोल। ओके, अब एसिटिल कोएंजाइम A ग्रुप बनने के बाद में जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है पहले ही प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि क्रेब साइकिल अब कैरी आउट होगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ओके, क्योंकि वहां पे जो रिक्वायरमेंट है वो है डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स फॉर कैरी आउट अ होल प्रोसेस, क्योंकि अब उसको क्या होना है, ऑक्सीडाइज होना है। ये पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि जो भी सब्सटेंसेस बने हैं वहां से आए हैं ग्लाइकोलिसिस में से, पायरुविक एसिड या फिर जो भी है, उनको ब्रेक डाउन करना है आगे जाके। ओके, तो ये सारी की सारी ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो मिलती है मैट्रिक्स में से। ओके, तो ये प्रोसेस कैरी आउट होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कंबाइन होता है वाटर के साथ में, इसलिए यहाँ पे एडिशन दिया है, एंड वाटर के साथ में एड होता है, एसिटिल कोएंजाइम वहां पे रहता है, और उस एसिटिल कोएंजाइम में से कोएंजाइम ग्रुप निकल जाता है बाहर, और निकल जाने के बाद में इसका जो रिएक्शन से जो बनता है वो है सिट्रेट, जिसे हम सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेसिस। ओके, देन उसके बाद में क्या है कि एसिटिल कोएंजाइम A से बना है सिट्रिक, सो ये पहला बाय प्रोडक्ट हुआ, इसलिए हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलेंगे। देन सिट्रिक एसिड जो है उससे बनता है सिस एकोनिडेज, जहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब वाटर निकल जाता है, सिट्रिक एसिड से वाटर निकल गया है, डिहाइड्रोजनेज हुआ है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज, एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक प्रोसेस कैरी आउट होती है और बनता है सिस एकोनिटेज। अब ये जो सिस एकोनिटेज है, इट कन्वर्ट्स इनटू अ आइसोसिट्रेट एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, और सॉरी, इन द एडिशन ऑफ वाटर। अब एडिशन ऑफ वाटर को प्रोसेस को नाम दिया उन्होंने हाइड्रेशन, मतलब सिस एकोनिटेज ने अगर वाटर ऐड किया तो उससे जो बाय प्रोडक्ट बना है वो है आइसोसिट्रेट। क्या बना है? आइसोसिट्रेट बना है। ओके, देन अगेन सेम एंजाइम इज गिवन देयर, एकोनिटेज एकोनिटेज। अब आइसोसिट्रेट जो है उस आइसोसिट्रेट से बनता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। क्या बना है यहाँ पे? ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बना है, और इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इन दोनों भी प्रोसेस का सेम नेम है, 4th नंबर और 5th नंबर की, दैट इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है उस प्रोसेस का? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ओके, अब जो आइसोसिट्रिक एसिड है उसका कन्वर्शन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में हुआ है। ऑक्सैलो एसिड का कन्वर्शन अल्फा कीटोग्लूटरेट में होता है या फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में होता है, और ये लौता एक एंजाइम है जो 5 कार्बन कंपाउंड है। एक लौता एक एंजाइम है जो 5 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ से यहाँ तक के सबके सभी 6 कार्बन कंपाउंड है जितने भी हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये सबके सब 6 कार्बन कंपाउंड है, जैसे ऑक्सैलोसक्सिनिक, आइसोसिट्रेट, सिस एकोनिटेज, सिट्रेट,
देन एसिटिल कोएंजाइम, ये एसिटिल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल्स और ये 4, ओके। तो ये दोनों मिलके 6 कार्बन कंपाउंड, तो ये सबके सब है 6 कार्बन कंपाउंड। और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो बना है एक ही ऐसा है जो 5 कार्बन कंपाउंड रहता है। इसके बाद में जितने भी बनते हैं ये सबके सब 4 कार्बन कंपाउंड रहते हैं, ध्यान में रखना। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन आया मतलब क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल गए हैं, ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ओके। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में वहां पे अल्फा कीटोग्लूटारेट फॉर्मेशन हुआ है। देन अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट्स इनटू अ सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अब ये प्रोसेस होने के लिए एंजाइम का नाम उसके प्रीवियस जो बाय प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलेंगे हम उसे? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। इस प्रोडक्ट से ये बना है इसलिए उसका नाम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, उसी प्रोडक्ट के नाम पर उनका नाम दिया है एंजाइम का, ओके। देन अब यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट में कोएंजाइम ए ऐड हुआ है और डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हुई है फिर से, मतलब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, मतलब ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल गया है, लेकिन यहाँ पे कोएंजाइम ए ऐड हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर अल्फा कीटोग्लूटारेट में कोएंजाइम ए ऐड हुआ है तो नेक्स्ट प्रोडक्ट में भी आपको कोएंजाइम ए मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट होने के बाद में, ये प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। क्या है वो? सक्सिनिल कोएंजाइम ए, ओके। अब ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम यहाँ से आगे जितने भी बनेंगे ये 4 कार्बन कंपाउंड होंगे अप टू द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे के सारे 4 कार्बन कंपाउंड है। नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सिर्फ अल्फा कीटोग्लूटारेट ही आपको 5 कार्बन मिलेगा, ये बाकी के उसके पहले के जो भी है वो 6 कार्बन कंपाउंड, ओके। अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना है। सक्सिनिल कोएंजाइम में अंडरगोज द रिवर्सिबल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटेज और सिंथेज। और यहाँ पे क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। आपको आपके स्टडी में रेस्पिरेशन के 2 टाइप दिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या बोल रहे हैं हम कि अनदर सबस्ट्रेट इज यूज फॉर द एनर्जी रिलीज, एनर्जी के लिए या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मॉलिक्यूल, जैसे हम एनर्जी के लिए नॉर्मली एटीपी यूज करते हैं, राइट? एनर्जी रिलीज के लिए या फिर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हम एटीपी यूज करें। लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि अगर एनर्जी रिलीज करनी है तो एटीपी के जगह पे दूसरा मॉलिक्यूल यूज किया जाएगा एनर्जी रिलीज करने के लिए, और यहाँ पे अदर सबस्ट्रेट यूज होता है, तो यहाँ पे एटीपी के जगह पे जीटीपी यूज होता है। क्या होता है? जीटीपी यूज होता है, तो जेटीपी यहाँ से बनेगा। देन यहाँ पे कोएंजाइम ग्रुप ऐड हुआ था तो सक्सिनिल कोएंजाइम बना था, और यहाँ से कोएंजाइम ए ग्रुप माइनस होगा तो यहाँ पे सक्सिनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? सक्सिनिक एसिड बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटेज, ओके। अब इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि एटीपी के जगह पे जीटीपी यूज हुआ है फॉर द एनर्जी, ओके। देन यहाँ पे और एक प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे FADH2 फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे FADH2 फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। देन अब यहाँ पे क्या बना? सक्सिनिल कोएंजाइम में से कोएंजाइम निकल गया तो अब बना है सक्सिनिक एसिड। अब ये जो सक्सिनिक एसिड है अंडरगोज द अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस प्रोसेस को नाम दिया है उन्होंने डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बोला है उन्होंने? डिहाइड्रोजिनेशन। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में सक्सिनिक एसिड या फिर सक्सिनेट का कन्वर्शन फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरेट में होता है, ओके। देन इट अगेन अंडरगोज द सेम रिवर्सिबल कंडीशन एंड देन फ्यूमरेट कन्वर्ट्स इनटू अ मैलेट, बट यहाँ पे हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। अब फ्यूमरिक एसिड है तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो है फ्यूमरेज, ओके। फ्यूमरेज के प्रेजेंस में मैलेट फॉर्मेशन हुआ जिसे मैलिक एसिड भी बोलते हैं। देन मैलिक एसिड अंडरगोज अगेन और रिवर्सिबल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है? क्योंकि मैलेट से बन रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे क्या होगा? इस प्रोसेस को उन्होंने डिहाइड्रोजिनेशन का नाम दिया है, और मैलेट से फॉर्मेशन हुआ है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, फिर ऑक्सैलो एसिड कंबाइन होगा एसिटिल कोएंजाइम के साथ में, फिर वहां पे वाटर ऐड होगा, फिर सिट्रेट सिंथेटेज वहां पे प्रेजेंस होगा, उसके प्रेजेंस में सिट्रेट एसिड बनेगा। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ पे शुरू है, और यहाँ पे 4 टाइम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। जहां जहां पे आपको वर्ड दिख रहा है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर
अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज या फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ये 4 टाइम ये प्रोसेस हुई है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे NaDH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है और एक जगह पे FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन, जहाँ पे एंजाइम में आपको डिहाइड्रोजिनेशन ये वर्ड दिख रहा है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन की 4 ऑक्सीडेशन की स्टेप यहाँ पे कैरी आउट होते हैं। सो इट इज अबाउट दी क्रेब्स साइकिल, इट इज अबाउट दी क्रेब्स साइकिल। ओके, सो अब ये जो भी क्रेब्स साइकिल बनी है, इसका अगेन हम यहाँ पे क्या होगा कि अगेन नेक्स्ट लेवल पे हम यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है, या फिर नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे जाके यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुए हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उसे क्या करेंगे, फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे और ऑक्सीडाइज करेंगे फाइनल स्टेप पे जाएंगे जहां पे एटीपी क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा हो, फुल्ली ब्रेक हो रहा है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पायरेलिक एसिड मतलब एसिटिलेशन और क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के तीनों नाम आपको पता होने चाहिए, किसमें कितने कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट रहते वो आपको पता होना चाहिए। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या कि 4 टाइम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे कैप के कितने बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुए, यहाँ पे आपको पता है कि आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 ऑक्सीडाइज होने के लिए देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 ATP। अगर एक ऑक्सीडाइज हुआ NaDH2 का मॉलिक्यूल, NaDH2 का मॉलिक्यूल अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ तो उससे 3 ATP बनते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल FADH2 का ऑक्सीडाइज हुआ तो उससे 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये भी ATP ही बनाएंगे आगे जाके, ये भी FADH2 या फिर NaDH2 फॉर्मेशन हुए, ये भी आगे जाके क्या बनाएंगे, इनका काम ही ATP बनाना। लेकिन अगर NaDH2 की बात करो तो वो 3 ATP बनाएगा और FADH2 की बात करो तो वो 2 ATP बनाएगा। ओके, सो इट इज अबाउट द क्रेब साइकिल।